हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है, अनसर्टेनिटी के बारे में देखा था और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी हमने कल की क्लास में देख लिया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बच्चों? क्या होता है, केमिस्ट्री में हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तब हमारे पास दो टाइप की वैल्यू आती है। एक तो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू जो ऑलरेडी बुक में मेंशन होती है, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते थे और एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं। और एक जो होती है वह होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त करते हैं। वह क्या कहलाती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यू में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक्सपेरिमेंट हमने किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी कोई भी वैल्यू आई, जैसे कि आई 2.2, तो हमेशा क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको यूँ होता है कि हमारी जो वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट करने के टाइम वह वैल्यू हमेशा हमारी बुक की वैल्यू से मैच होनी चाहिए या फिर कुछ न कुछ ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी वैल्यू जो आती है वह सिग्निफिकेंट आनी चाहिए, मतलब वह वैल्यू या तो बुक की वैल्यू से मैच होनी चाहिए या फिर कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। इसी को क्या कहते हैं हम? सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू को समझने के लिए हमें दो टर्म को सबसे पहले समझना होगा। तो सबसे पहली टर्म जो है वह है प्रिसीजन और सेकेंड टर्म जो है वह है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। सबसे पहले प्रिसाइज वैल्यू को देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसकी ट्रू वैल्यू जो है जो हमारी बुक में मेंशन वैल्यू है वह है 2 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमने कोई भी प्रैक्टिकल किया तो 2 ग्राम के लगभग कोई वैल्यू आई, जैसे कि 1.8 ग्राम आई या फिर 1.7 ग्राम आई। तो ये जो वैल्यू होती है वह होती है प्रिसाइज वैल्यू। और एग्जैक्ट 2 ग्राम की वैल्यू आई, मतलब यह जो ट्रू वैल्यू है वही क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिसीजन क्या होता है। मीन्स प्रिसाइज वैल्यू मीन्स क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब कि ट्रू वैल्यू के क्लोज कितनी है, 1.8 है, 1.9 है या फिर 2.1 है, तो यह क्या कहलाएगी? प्रिसाइज वैल्यू। और एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स द ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है वही वैल्यू आई तो क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू क्या हो गई, एक्यूरेसी क्या हो गई, समझ में आ गया दोनों टर्म के बारे में। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रू वैल्यू तो 2 ग्राम है, इसी एक्सपेरिमेंट को केमिस्ट्री में 3 स्टूडेंट्स ने इस प्रैक्टिकल को किया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए, बी और सी, हमारे पास 3 स्टूडेंट है। तीनों स्टूडेंट्स ने इसी प्रैक्टिकल को किया। इस प्रैक्टिकल को किया तो किसी भी प्रैक्टिकल को एक से अधिक बार किया जाता है, मतलब 1 बार, 2 बार या 3 बार किया जाता है, ताकि उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के हम ये पता लगा सके कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक से ज़्यादा बार हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट ए, बी, सी ने भी इस प्रैक्टिकल को 2-2 बार किया। सबसे पहले बार इस एक्सपेरिमेंट को किया तो स्टूडेंट ए की जो वैल्यू आई वह आई 1.95। ठीक है, और सेकेंड बार इसी एक्सपेरिमेंट को करने पर इसकी वैल्यू आई 1.93। इसी प्रकार से स्टूडेंट बी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी फर्स्ट बार में वैल्यू आई 1.94 और सेकेंड टाइम जो वैल्यू आई वह थी 2.05।
इसी प्रकार से स्टूडेंट सी ने भी किया। फर्स्ट टाइम इसकी जो वैल्यू आई 2.01 एंड सेकेंड टाइम जो आई 1.99। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम इसका एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले इसका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज वैल्यू क्या आई? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1.95 प्लस 1.93 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.940। इसको करते हैं, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी 1.995 और इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 2। तो इन तीनों में से किसकी प्रिसाइज वैल्यू है और किसने प्रैक्टिकल किया जिसकी एक्यूरेट वैल्यू है? तो स्टूडेंट ए ने जो प्रैक्टिकल किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी प्रिसाइज आएगी। बिकॉज प्रिसाइज क्यों आएगी? बिकॉज यह जो दोनों बार उसने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू क्लोज थी एक दूसरे की। यह 1.95 थी और यह 1.93 थी, मतलब 0.02 का ही डिफरेंस था, मतलब क्लोजनेस थी एक दूसरे से, क्लोजनेस टू ईच अदर। तो जो स्टूडेंट ए की जो वैल्यू आई वह आई प्रिसाइज। स्टूडेंट बी की जो वैल्यू आई वह क्या आई? 1.94 और 2.05। ये दोनों वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1.94 और 2.05 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इसलिए यह वैल्यू ना तो प्रिसाइज हुई ना एक्यूरेट हुई। एक्यूरेट का तो सवाल ही नहीं है। अगर प्रिसाइज नहीं हुई तो ये वैल्यू एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्यूरेट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 ग्राम। तो यहाँ पे न तो यह वैल्यू प्रिसाइज हुई और ना ही एक्यूरेट हुई, तो इसको हम लिखेंगे नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो प्रिसाइज वैल्यू है और ना ही एक्यूरेट वैल्यू है। और जो सी ने, स्टूडेंट सी ने जो प्रैक्टिकल किया उसकी वैल्यू क्या आती है? 2.01 एंड 1.99। तो इसका भी जो डिफरेंस था वह था 0.02 का, तो मतलब यह क्लोज थी एक दूसरे से, तो यह वैल्यू प्रिसाइज हो गई। इसको सबसे पहले प्रिसाइज तो हम लिख ही लेते हैं, प्रिसाइज तो है ही यह वैल्यू। और एक्यूरेट है कि नहीं? एक्यूरेट भी है, क्योंकि जब इन दोनों का एवरेज निकाला हमने तो हमारी जो वैल्यू आई वह आई 2 और हमारी ट्रू वैल्यू भी क्या थी? 2, इसलिए यह एक्यूरेट भी हो गई। प्रिसाइज बोथ, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बोथ, यह वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो भी होता है उसमें हमको किस टाइप की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल हमें एक वैल्यू मिली 11.2 ml। कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, उसमें हमको जो वैल्यू मिली वह थी 11.2 ml। अब इसमें क्या होता है, 2 टर्म आती है, एक तो ये वाली डेसिमल के पहले वाली और एक होती है डेसिमल के बाद वाली। तो डेसिमल के पहले वाली जो टर्म होती है वह क्या कहलाती है? अनसर्टेनिटी, सॉरी सर्टेनिटी, सर्टेन वैल्यू होती है। और डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वह है अनसर्टेन वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 11.2 ml कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके लिए हमारी जो वैल्यू है वह 11.2 ml है। तो 11.2 के आसपास की जो वैल्यू है वह 11.0 हो सकती है, 11.1 हो सकती है, 11.3 हो सकती है। तो 11 जो है वह तो सर्टेन है, 11 तक तो हमें वैल्यू लानी ही है। अगर 11 की जगह 10 आ गया या 9 आ गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। मतलब 11 जो है वह हमारी सर्टेन वैल्यू है। और 0.2 जो है वह अनसर्टेन है, मतलब इसमें चेंजेस आ सकते हैं। 0.1 का 0.2 का चेंज आ सकता है। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 11.2 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.3 और माइनस करने पर 11.0। तो मतलब ये क्या हो गया, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। 0.3
हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी 11.2, लेकिन इसकी जगह पर क्या मिली 11.3 या फिर 11.0। मतलब इस टर्म में क्या है, इस वैल्यू में क्या है अनसर्टेनिटी। लेकिन 11 जो है वह हमारा फिक्स डिजिट है, वह 11 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला जो रूल आता है इसमें वह है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी नॉन जीरो डिजिट जो होती है वह सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 285। हमको इसमें देखना है कि हमारे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट्स है ये सारी, इसमें जीरो एक भी नहीं है, यानी ये सारी क्या है सिग्निफिकेंट वैल्यू। हमारे पास कितनी हो गई 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई 3। एक और एग्जांपल देखते हैं 3, 2, 1। इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए 3। एक और एग्जांपल लेते हैं 4, 2, 1, 2। इसमें कितने हो गए 4। तो हमारा पहला रूल यही बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे जिसमें जीरो नहीं होगा वह सारे क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूल की ओर। हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल है जीरो बिफोर्स नॉन जीरो, जीरो बिफोर्स और नॉन जीरो डिजिट either before decimal are non-significant। मैं इसको समझाती हूँ, मैंने क्या लिखा है, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कौन से नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो आएंगे आइदर बिफोर डेसिमल, या फिर तो बिफोर डेसिमल के पहले भी हो, या फिर नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे वह क्या कहलाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट, उसको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 0.03। अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1, ओनली 1। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे, नॉन जीरो डिजिट क्या हो गई 3, इसके पहले 2 जीरो आए, और इवन डेसिमल के पहले भी 1 जीरो आया, लेकिन वह काउंट नहीं होगा, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0052। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इसमें होंगे 1 और 2, क्योंकि यह सारे तो जीरो डिजिट्स है और हमको नॉन जीरो के पहले जो भी जीरो आएंगे उसको काउंट नहीं करना है, तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। ठीक है, सेकेंड रूल समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की ओर। हमारा थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है zeros between a non-zero digit are significant। मतलब क्या हुआ, zeros between a non-zero digits are significant। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वह क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.005। 2 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है।
5 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। इन दोनों के बीच में 0 आए तो वह भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वह है A1, 2, 3 एंड 4। कितने हो गए, 4। एक और एग्जांपल देखते हैं 3.08। इसमें भी कितने हो गए, 3, 1, 2 एंड 3। 240008। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, थर्ड रूल भी आपको समझ में आ गया। थर्ड रूल क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा फोर्थ जो रूल है वह है 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर are significant if present after a non-zero digit। यह रूल क्या कह रहा है, zeros at the end और right of a number are significant if present after a non-zero digit। इसमें क्या होगा कि zeros at the एंड पे जितने भी जीरो आएंगे वह जीरो काउंट होंगे, मतलब वह जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इफ प्रेजेंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, अगर यह नॉन जीरो डिजिट के, इफ प्रेजेंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, अगर यह नॉन जीरो डिजिट के बाद में प्रेजेंट होंगे तभी यह क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.200, यह क्या है, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के बाद में हमारे पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यह जीरो तीनों दोनों काउंट होंगे, मतलब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वह 3 हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं 500। लेकिन सॉरी मैं भूल गई आपको बताना, आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद में ही अगर ऐसा होगा, डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट आए और उसके बाद जो जीरो आए वही सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। लेकिन हमारे पास इस टाइप का नंबर है जैसे कि 500, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वह होगा ओनली 1 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 0.50, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू होगी वह होगी 2 होगी। इसी प्रकार से फोर्थ रूल यही कहता है कि जो भी डेसिमल होगा उसके बाद में नॉन जीरो डिजिट के बाद में जितने भी जीरो आएंगे वह क्या होंगे, काउंट होंगे, वह सिग्निफिकेंट होंगे। हमारा फिफ्थ और लास्ट रूल क्या है, हमारा फिफ्थ रूल है एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट नंबर मतलब हमारे पास में कोई भी एग्जैक्ट नंबर है, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इस टाइप से यह क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर जो भी होगा उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी वह इनफाइनाइट होगी, जैसे कि 2। अब ये 2 है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ 2.0000000, क्योंकि डेसिमल के बाद में जितने भी जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, इसकी जो वैल्यू वह 2 ही कहलाएगी। लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी वह होगी इनफाइनाइट होगी। इसी प्रकार से 3 हो गया, 30 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, यह सारे जो एग्जैक्ट नंबर है उन सब की जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी वह इनफाइनाइट होगी। तो बच्चों ये पांचों रूल आपको क्लियर हो गए। पांचों रूल क्या कहना चाहते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन किस प्रकार से होता है और
मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18.0 1.012 12.11 पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखते हैं, ये सब लोग जानते ही हैं एडिशन करने के लिए। तो इसको ऐड करेंगे नॉर्मली जैसे कि हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, उसी प्रकार से ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 2 1.1 और क्या हो गया 31.122। पर क्या हमारी ये वैल्यू है वह सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट को काउंट करेंगे। तो एक ही डिजिट को लिखने के लिए हम किस प्रकार से देखेंगे कि हमारे पास जो ये एडिशन किया है उसमें सबसे जो डेसिमल के बाद सबसे छोटी वैल्यू है वह कौन सी है? 18.0। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट, तो इसको हम लिखेंगे 31.1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी 3.125। इसमें भी डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इन दोनों वैल्यू में जो डेसिमल के बाद में छोटी वैल्यू है मतलब कम वैल्यू है वह किसके पास है? 2.5 के पास में। तो यहाँ पे भी 3.1 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है उसको हमें राउंड ऑफ करना भी जरूरी होता है, जिस प्रकार से हमने इसमें किया। इसमें तो हमने डायरेक्टली लिख लिया कि 31.1 होता है, यहाँ पे 3.1 हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको राउंड ऑफ करना हमें जरूरी होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। यह देखने से पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, बेसिक रूल है बच्चों। सबसे पहला जो रूल है वह है, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। अगर कोई भी नंबर 5 से, फॉर एग्जाम्पल 1. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1.386। हमारे पास कोई भी एक नंबर है 1.386। अगर लास्ट वाला जो डिजिट है उसको हमको रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या होगा? अगर लास्ट वाला जो डिजिट है वह 5 से ज़्यादा है, मतलब जो 5 नंबर है उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? उसके पहले वाला जो नंबर होगा वह 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि इसको हमको रिमूव करना है, मतलब हमको डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट लिखनी है, तो क्या होगा? 1.3। और इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? एक ऐड करना होगा। तो 8 है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया। 5 से ज्यादा नंबर अगर लास्ट में होगा उसको रिमूव करना होगा, तो हमें उसके पहले वाले नंबर में एक को ऐड करना होगा। ठीक है। सेकेंड रूल जो है हमारा वो है 4.334। हमारे पास कोई भी यह नंबर है, तो लास्ट वाली जो डिजिट है उसको हमको रिमूव करना है, मतलब हमको 4 को रिमूव करना है। 4 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? यह क्या है? 5 से कम है, यह 5 से ज़्यादा था और ये 5 से कम है। 5 से कम है 4 है, तो इसको रिमूव करने के लिए रिमूव करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 4.33 ही रहेगा। जब भी कोई नंबर लास्ट वाला 5 से कम होगा तो उसके आगे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो नंबर है वही एज इट इज हम लिख लेंगे और उसको लास्ट वाले को रिमूव कर लेंगे। थर्ड जो है 6.2
6.25 है। हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो है 6.25। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो हमने देख लिया था कि 5 से ज्यादा नंबर के लिए क्या होगा, एक को ऐड कर लेंगे। 5 से कम वाले के लिए क्या होगा, एज इट इज वैसे लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास 5 हो तब क्या करेंगे, 5 हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उससे पहले वाली वैल्यू को देखेंगे। उससे पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, इवन है या ओड है। सब लोग जानते हैं इवन वैल्यू कौन सी होती है और ओड नंबर कौन से होते हैं। तो इसके पहले जो हमारे पास नंबर है वह है इवन है, 2 इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हट जाएगा और यह एज इट इज हम लिख लेंगे 6.2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एक और देखते हैं हम इसमें 6.35। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, इसमें भी लास्ट में क्या है 5 है, लेकिन बच्चों इसके पहले हमारे पास जो वैल्यू है, जो नंबर है वह क्या है, ओड है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब भी कोई लास्ट डिजिट को हमें रिमूव करना है, 5 को रिमूव करना है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट है वह ओड है। तो ऐसे में हम +1 करेंगे, मतलब 6.3 की जगह यहाँ पर जो हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। बच्चों ये 4 बेसिक रूल है जो एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझ लिए हैं, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। और मैं अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आपको पता लगाना है, कमेंट करके बताना है मुझे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं आपको दे देती हूँ कुछ नंबर। फर्स्ट है 0.0025, सेकेंड है 208, थर्ड है 5005, फोर्थ है 126000 एंड लास्ट इज 500। इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स की 5 रूल बताए थे, उसमें से ही आपको पढ़ना है अच्छे से और देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ये आपका होमवर्क है बच्चों। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, पहले चैप्टर का तो लास्ट नहीं है, बट आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह है डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस वो होता है बच्चों कि जब भी हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमको बहुत सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या होता है कि यूनिट को चेंज करना पड़ता है, एक यूनिट से हमें दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ता है, मतलब इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है। डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं या फिर फैक्टर लेवल मेथड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम यह भी हो सकता है यूनिट फैक्टर मेथड या फिर फैक्टर लेवल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, यह क्यों यूज आती है, टू इंटर कन्वर्ट वन यूनिट इंटू अनदर, वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का क्यों यूज किया जाता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। अ पीस ऑफ मेटल is 3 inch long. What is the length in centimeter? हमारे पास कोई भी एक मेटल का पीस है जो 3 इंच लंबा है, इसकी लेंथ हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, मतलब 3 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को याद करना पड़ेगा
1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो अब हम 3 इंच की जो वैल्यू निकालेंगे वह कितने सेंटीमीटर होगी, यह हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होता है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यह जो 2.54 है वह यहाँ डिवाइडेशन में आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, इसी को क्या हम बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड। इसको हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच बराबर क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यूनिट फैक्टर मेथड के द्वारा देखना है कि हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेमी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया। तो हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको हम लिखेंगे डिवाइड में। हमें 3 इंच की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे अगर, तो 3 इंच ही आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच। मतलब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे जिसमें वैल्यू निकालनी है, और जिसको हमको रिमूव करना है उसको डिवाइडेशन में लिखेंगे। इसलिए हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया। 2.54 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय 1 इंच नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा, यह डिवाइड में इसलिए लिखा ताकि इंच से इंच हम काट सके और हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाए। अगर मैं इंच ऊपर लिखती तो क्या हो जाता? इंच इंटू इंच, इंच स्क्वायर हो जाता, जो कि जिसमें कि हमें वैल्यू नहीं चाहिए। तो इंच से इंच कट गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.62 सेंटीमीटर। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना? हम इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट फैक्टर मेथड होता क्या है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। हमारा लास्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 डेज में कितने सेकेंड होते हैं, ठीक है, ये हमको निकालना है। सबसे पहले सब लोग जानते ही हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 1 डे इज इक्वल टू, इसमें कितने हॉर्स होते हैं? 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स, ठीक है, सब लोग जानते ही हैं 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। अब क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं? 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, ये भी सब लोग जानते हैं। और 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं? 60 सेकेंड। हमें वैल्यू किस में निकालनी है? सेकेंड में। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में लिखा था, इसको लिख सकते हैं 1 डे डिवाइड बाय 24 आवर्स इज इक्वल टू 1, और इसका अपोजिट 24 आवर्स डिवाइड बाय 1 डे, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1 आवर्स डिवाइड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 60 मिनट डिवाइड बाय 1, ठीक है। 1 मिनट डिवाइड बाय 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, सेकेंड है यहाँ पे, हाँ, सेकेंड और मिनट, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हमने इसको यूनिट फैक्टर मेथड के रूप में लिख लिया है। अब हम इसको 2 डेज का सेकेंड में कन्वर्जन देखते हैं।
हमको किसका निकालना है, 2 डेज का। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 डेज। तो हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, जिसको हमको कट करना है वो नीचे लिखते जाएंगे और जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है वो ऊपर लिखेंगे। मतलब ये जो सेकेंड में निकालना है बस वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स डिवाइड बाय 1 डे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट डिवाइड बाय 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिनट। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लिया हमने। यहाँ पे 2 डे है, 2 डेज, तो डे से डे कट गया, आवर से आवर कट गया, मिनट से मिनट कट गया। तो यहाँ पे नीचे क्या बचा हमारे पास, ओनली 1, और ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और क्या यूनिट रह गई हमारे पास में, सेकेंड। तो इसका जो रिजल्ट आया, आंसर आया वह है 172,800 सेकेंड। तो 2 डेज में कितने सेकेंड होते हैं, 1,72,800 सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया दोनों एग्जाम्पल डायमेंशनल एनालिसिस के। आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उसके सारे जो 5 रूल है उसके बारे में, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर को, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसमें जो कन्वर्जन होता है एक यूनिट का दूसरी यूनिट में वह कैसे होता है, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। गाइस आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।